हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खबरों पे नजर डालने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अयोध्या में 19 अक्टूबर को संपन्न होने वाले दीपोत्सव 2025 के लिए तैयारियां अब चरम पर है। इस वर्ष 26 लाख से अधिक मिट्टी के दिए घाटों पर सजाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे दर्जनों घाट और रास्तों पर फैलाया जाएगा। इस आयोजन में कुल 33,000 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है। आयोजन में ड्रोन शो, 3D लेजर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाआरती का आयोजन होगा। राज्य सरकार ने तेल, बत्तियां और सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित की है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शुक्रवार को खुलने से पहले अमेरिकी डॉलर की बिक्री की, ताकि विदेशी मुद्रा मार्केट में रुपए पर दबाव को रोका जा सके। इस कदम से रुपए ने शुरुआत में मजबूती दिखाई और 87.75 तक खोलने में सफल रहा, जबकि पहले यह स्तर 87.82 था। यह कदम बैंकों के माध्यम से किया गया और विशेषज्ञ इसे एक संकेत मानते हैं कि RBI मुद्रा बाजार में विशुद्ध हस्तक्षेप कर रहा है। भारतीय बजट एयरलाइन इंडिगो ने अपनी पहले से रखी 70 एयरबस 350-900 खरीदने की राइट्स में से 30 को फर्म ऑर्डर में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इस कदम से कंपनी का वाइड बॉडी विमान ऑर्डर 60 तक पहुंच गया है। यह कदम इंडिगो की अंतर्राष्ट्रीय विस्तार योजना का हिस्सा है, ताकि वह एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा कर सके। भारत ने घोषणा की है कि आने वाले 10 वर्षों में वह लगभग $7.44 बिलियन, लगभग 65,400 करोड़ रुपए लड़ाकू विमान इंजन प्रोजेक्ट्स पर खर्च करेगा। यह राशि कई प्रकार के विमानों के इंजनों की आपूर्ति और विकास के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें स्वदेशी तेजस विमान के लिए इंजन निर्माण शामिल है। देश विदेशी साझेदारों और घरेलू कंपनियों को शामिल कर रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना चाहता है। अक्टूबर 2025 के पहले 17 दिनों में दिल्ली ने ग्राउंड लेवल ओजोन का स्तर इस माह में 2020 के बाद से सबसे अधिक दर्ज किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की रिपोर्ट के अनुसार 35 घंटे से अधिक समय तक ओजोन स्तर 90 माइक्रोग्राम घन मीटर से ऊपर रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि यातायात, पराली जलाना और त्योहारों में पटाखों का उपयोग इस वृद्धि के मुख्य कारण है। उत्तरी बंगाल की बाढ़ में बहाए गए 10 एक हॉर्न वाले गैंडों को विभिन्न जंगलों एवं मानव आश्रित इलाकों में खोजकर सुरक्षित निकाल लिया गया है। अंतिम गैंडा 25 वर्ष का एक नर था, जो पटलाखवा जंगल से जालदापारा नेशनल पार्क भेजा गया। इस अभियान में जिला प्रशासन, वन विभाग, हाथियों की सहायता और 100 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। धनतेरस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने अपने संदेश में भगवान धन्वंतरी की उपासना तथा स्वास्थ्य के महत्व पर बल दिया। साथ ही प्रदेश की आर्थिक प्रगति और सौभाग्य की वृद्धि की आशा व्यक्त की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के स्वर्ण भंडार ने वैश्विक स्वर्ण मूल्यों की बढ़त के कारण पहली बार $100 बिलियन की सीमा पार कर ली है और अब यह लगभग $102.365 बिलियन हो गया है। इसके कारण कुल विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का हिस्सा बढ़कर 14.7% तक पहुंच गया है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना हवाई सेवा के लिए 166 अतिरिक्त उड़ानों का संचालन करने की घोषणा की है। पहला चरण 15 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 114 उड़ानें और दूसरा चरण 22 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 52 उड़ानें होगी। इस कदम का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। कोच बिहार के न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन पर 3 महिलाओं को 3.4 किलोग्राम याबा टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इन दवाओं की बाजार कीमत लगभग ₹1 करोड़ बताई गई है। STF ने यह कार्रवाई केंचेनजुंगा एक्सप्रेस में की और मामला NDPS अधिनियम के तहत दर्ज कर जांच शुरू की है। नासिक स्थित रक्षा उत्पादन संयंत्र में नई लाइनों का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान में भारत अपने रक्षा उपकरणों का 65% घरेलू स्तर पर निर्माण करता है। उन्होंने लक्ष्य रखा कि भारत जल्द ही 100% आत्मनिर्भर रक्षा उपकरण निर्माण की दिशा में अग्रसर होगा। भारत सरकार ने 2047 तक ब्रह्मपुत्र बेसिन में 76 GW से अधिक हाइड्रो क्षमता को उपयोग में लाने के लिए 6.4 ट्रिलियन रुपए, लगभग $77 बिलियन की योजना की घोषणा की है। यह 208 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को शामिल करेगी। योजना को चीन द्वारा तिब्बत में बनाए गए बांधों से उत्पन्न चुनौतियों के मुकाबले रणनीतिक कदम माना जा रहा है।
सरकार ने हाल ही में जारी नीति में मिसाइल पार्ट्स आयात पर कर छूट की व्यवस्था को वापस ले लिया है। इस कदम को अडानी समूह से संबंधित कर मामलों की जांच के दौरान लिया गया माना जा रहा है। नीति संशोधन से रक्षा क्षेत्र में सामग्री आयात पर पहले जैसी सहजता नहीं रहेगी। 10 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में $2.18 बिलियन की गिरावट आई और कुल आकार $697.78 बिलियन हो गया। यह गिरावट रुपए की विनिमय दर को राहत दिलाने की चुनौतियों के बीच आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार स्वर्ण और अन्य अवयवों ने कुल भंडार में अहम योगदान किया, लेकिन कमोडिटी मूल्यों और पूंजी बहिर्वाह की वजह से दबाव बना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के स्वर्ण भंडार ने पहली बार $100 बिलियन की मार्क को पार किया और अब वह लगभग $102.365 बिलियन हो गया है। स्वर्ण का हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़कर 14.7% हो गया है। इस वृद्धि की मुख्य वजह वैश्विक सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और पहले की स्वर्ण अधिग्रहण योजनाएं मानी जाती है। श्रेयसन कंपनी की जहरीली कफ सिरप की घटना में कम से कम 24 बच्चों की मृत्यु के बाद सरकार ने स्मॉल दवा निर्माता को WHO मानकों पर उन्नयन के लिए 2024 के बाद की छूट को आगे नहीं बढ़ाया। छोटे प्लांट्स को बंद होने का भय है, लेकिन सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि है। बड़ी फार्मा कंपनियां आपूर्ति बढ़ाकर अंतर को पाट सकती है। दिवाली और छठ पूजा की तैयारी के मद्देनजर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना एयरपोर्ट के लिए 166 अतिरिक्त उड़ानें घोषित की है। पहला चरण 15 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 114 उड़ानों का और दूसरा चरण 22 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 52 उड़ानों का होगा। इस निर्णय का मकसद त्योहारी सीजन में बढ़े ट्रैफिक को संभालना है। इंडिगो ने घोषणा की है कि वह 10 नवंबर 2025 से दिल्ली और चीन के ग्वांगजू शहर के बीच प्रतिदिन सीधी उड़ानें शुरू करेगा। यह कदम भारत चीन संपर्क को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक व जनरल कनेक्टिविटी को बेहतर करने की रणनीति है। 5 वर्ष पश्चात भारत में पुनः अंतर्राष्ट्रीय पोलो प्रतियोगिता लौट रही है। कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप का आयोजन 25 अक्टूबर 2025 को जयपुर पोलो ग्राउंड में होगा, जिसमें भारत और अर्जेंटीना की टीम आमने सामने होंगी। इसे खेल के पुनरुद्धार एवं सांस्कृतिक पहल माना जा रहा है। मौसम विभाग IMD ने अनुमान जताया है कि अक्टूबर 2025 में देश भर में सामान्य से 115% तक अधिक वर्षा हो सकती है। यदि यह अनुमान सच्चा पाया तो बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है और कृषि क्षेत्र को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 15 अक्टूबर को राजस्थान के जैसलमेर में एक बस अचानक आग की चपेट में आ गई। इस भयावह हादसे में लगभग 20 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्य सरकार ने शोक व्यक्त किया और राहत एवं जांच के आदेश दिए। मृतकों के लिए मुआवजे और घायलों के लिए मुफ्त उपचार की मांग उठी है। ओडिशा के कट्टाक शहर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई झड़पों में लगभग 30 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट सेवा 24 घंटे बंद कर दी। यह हिंसा 4-7 अक्टूबर के बीच हुई, जिसमें लगभग 25 नागरिक और 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। शांति बहाल करने के बाद हालात सामान्य हुए। 1 अक्टूबर 2025 से एयर इंडिया ने दिल्ली और फिलीपींस की राजधानी मनीला के बीच सीधी नॉनस्टॉप उड़ान सेवा शुरू की। इस बदलाव से दोनों देशों के बीच यात्रा आसान होगी और पर्यटन संबंध मजबूत हो सकते हैं। द्विवार्षिक टेस्ट मैच के दौरान भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 पर घोषित कर दी। यशस्वी जायसवाल ने शतकीय 175 रन बनाए और कप्तान शुभमन गिल नाबाद 129 पर रहे। इस प्रदर्शन से भारत विजयी स्थिति में दिख रहा है। फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 को भारत में गोवा में 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 206 खिलाड़ी भाग लेंगे और विजेता, रनरअप तथा तीसरा स्थान प्राप्त करता 2026 उम्मीदवार टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। यह आयोजन भारतीय शतरंज जगत के लिए बड़ी उपलब्धि है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की जानकारी के अनुसार भारत ने हाल ही में रूसी कच्चे तेल के आयात को लगभग 50% तक घटाया है। यह कदम अमेरिका के व्यापार दबाव और वैश्विक प्रतिबंधों के बीच लिया गया। यह रणनीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश मानी जा रही है। कम ब्याज दर यील्ड की स्थिति को देखते हुए भारत की 3 राज्य संचालित कंपनियों ने $880 मिलियन मूल्य के बॉन्ड जारी किए हैं ताकि पूंजी जुटा सके। बैंकरों के अनुसार यह कदम वित्तीय लागत को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से लिया गया है और निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश।
LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी भारतीय शाखा को IPO में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है और इसके लिए वह $8.7 बिलियन का मूल्यांकन चाहती है। यह IPO 7-9 अक्टूबर 2025 को खुलेगा और लगभग 101.8 मिलियन शेयर 15% बेचे जाएंगे। गूगल ने घोषणा की है कि वह अगले 5 वर्षों में आंध्र प्रदेश में $15 बिलियन का निवेश करेगा और एक बड़े AI डेटा सेंटर की स्थापना करेगा। यह निवेश कंपनी का भारत में अब तक का सबसे बड़ा है और यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। नए विदेश मंत्री संवादों के बाद भारत और कनाडा ने आपसी संबंधों को गति देने के लिए एक नया रोड मैप अपनाने पर सहमति दी है। इस साझा बयान में वाणिज्य, टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। 17 अक्टूबर को भारतीय शेयर सूचकांक निफ्टी 50 ने एक वर्ष के उच्च स्तर तक रैली की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मजबूत कामयाबी ने 80 शेयरों में गिरावट को पीछे छोड़ दिया। यह संकेत है कि निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई दिनों तक प्री मार्केट में अमेरिकी डॉलर बेचकर रुपए को मजबूती देने का प्रयास किया। इस हस्तक्षेप से रुपए ने 87.75 के स्तर तक बढ़त हासिल की, जो कई प्रतिदिन संघर्षों के बीच उल्लेखनीय है। इंडिगो ने पहले आरक्षित 70 एयरबस 350-900 राइट्स में से 30 को फर्म ऑर्डर में बदल दिया, जिससे उसके वाइड बॉडी ऑर्डर की संख्या 60 हो गई। यह विस्तार भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान योजनाओं को गति देगा। कोच बिहार में STF ने 3 महिलाओं को 3.4 किलोग्राम याबा टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए है। मामले की जांच NDPS अधिनियम के अंतर्गत शुरू। भारतीय सेना ने थेल्स कंपनी के साथ एक करार किया है ताकि लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल LMM प्रणाली प्राप्त कर सके। यह प्रणाली विशेषकर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स LTD को कुवैत सरकार की परियोजनाओं के लिए $225.5 मिलियन का एक ठेकेदार अनुबंध मिला है। यह विदेशों में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाता है। स्रोतों के अनुसार भारत चीन से कुछ वस्तुओं के आयात प्रतिबंध में ढील देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि चीन पर निर्भरता बढ़ रही है। यह कदम व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित करने की रणनीति हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI मुद्रास्फीति 0.13% पर आ गई, जो पिछले महीने की 0.52% की दर से काफी कम है। इस गिरावट में खाद्य और ईंधन मूल्य घटने का योगदान रहा है। भारत की सेवा क्षेत्र सर्विसेज सेक्टर तेजी से बढ़ी है, विशेषकर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs और मल्टीनेशनल कंपनियों के हब बनने की भूमिका से। हालांकि प्रशासनिक चुनौतियां और वैश्विक राजनीतिक जोखिम इस गति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत और अमेरिका इस सप्ताह व्यापार वार्ता कर रहे हैं, जिसमें भारत ने अमेरिकी ऊर्जा और गैस आयात को प्राथमिकता दी है। यह पहल उस दबाव को संतुलित करने की कोशिश है जो अमेरिका ने रूस से भारत की तेल खरीद पर डाला है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार $100 बिलियन की सीमा पार कर $102.365 बिलियन हो गया है। इस वृद्धि की मुख्य वजह वैश्विक सोने की बढ़ती कीमतें और पहले किए गए स्वर्ण अधिग्रहण है। स्वर्ण का हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार में अब लगभग 14.7% हो गया है। अक्टूबर 2025 में भारत ने रूस से कच्चे तेल की खपत पुनः बढ़ाई और लगभग 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन BPD तक पहुंचा दी। यह जुलाई सितंबर की गिरावट के बाद एक वापसी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम त्योहारों की मांग और रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने की तैयारी के हिस्से में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि ऑपोजिशन पार्टियां ब्रिटिशकालीन विभाजन नीति डिवाइड एंड रूल को आज फिर से अपनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर देश को विभाजित करने की रणनीति लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है। कार्यक्रम में रन फॉर यूनिटी और एकता पदयात्रा जैसी पहलों की घोषणा भी हुई। RBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 अक्टूबर 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $2.18 बिलियन की कमी आई और कुल भंडार अब $697.78 बिलियन हो गया। इस गिरावट को वैश्विक मुद्रा बाजार, डॉलर रुपया उथल पुथल और विदेशी निवेश बहिर्वाह के कारण माना जा रहा है।
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की हत्या की घटना के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश सरकार ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन करार दिया, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने आरोपों का खंडन किया है। दोनों देश आपसी वार्ता और जांच के लिए दबाव बना रहे हैं। भारत ने ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल विद्युत क्षमता विस्तार के लिए $77 बिलियन का एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। इसी बीच चीन द्वारा ऊपरी तटीय बांधों का निर्माण इस योजना के रणनीतिक महत्व को और बढ़ाता है। इस योजना में 208 बड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे। कम से कम 19 बच्चों की मौत से जुड़े श्रेसन फार्मा कंपनी से जुड़े 7 स्थानों पर मुआवजे एजेंसियों ने छापे मारे हैं। जांच में यह पाया गया कि कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मात्रा दहाइयों गुना अधिक थी। कंपनी मालिक को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू हो गई है। सरकारी पैनल ने सुझाव दिया है कि भारत को 100 GW परमाणु ऊर्जा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परमाणु पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी प्रक्रिया तेज करनी चाहिए एवं ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पैनल ने यह कहा कि यह कदम भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। द्वितीय और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 पर घोषित कर दी। यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल अविजित रहे। यह प्रदर्शन भारत को लीड में ले गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि भारत जल्द ही रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा। हालांकि भारत सरकार ने इस बात से अनभिज्ञता जताई है और कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। इंडिगो एयरलाइन ने घोषणा की है कि वह 10 नवंबर 2025 से दिल्ली और चीन के ग्वांगजू शहर के बीच प्रतिदिन सीधी उड़ान सेवा शुरू करेगी। यह कदम भारत चीन वाणिज्य और यात्रा संबंधों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में माना जा रहा है। हम आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल ANT न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं आपसे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।